लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेक्शनल व्यू देखेंगे साइड से, जैसा कि हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी देखा था। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विक रीजन में पाया जाता है, पेल्विक कैविटी में पाया जाता है, लोअर एब्डोमेन वाले हिस्से में। तो उसी हिस्से को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, उसी हिस्से को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। अब ये मान लीजिए बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है जिसमें वर्टिब्रा आपको पीछे दिखाई देगा, तो इसको भी आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद ये पेल्विक रीजन है और ये ऐसे बना दिया, और फिर आगे प्यूबिक बोन दिखेगी, दिस इज प्यूबिक बोन या प्यूबिस कहा जाता है, ठीक। क्योंकि जो कमर की हड्डी होती है उसको पेल्विक गर्डल कहते हैं, तो अगर हम सेक्शन ऐसे काटेंगे तो प्यूबिस भी कटेगी, तो ये जब सेक्शन काटेंगे तो ये प्यूबिस बोन जो आ रही है वो भी कटेगी, ठीक है। और ये जो है पोर्शन, यही ये वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन है, और इसमें सबसे बाहर होता है लैबिया मेजोरा, लैबिया मेजोरा, लैबिया मेजोरा, और उसके अंदर होता है लैबिया माइनोरा, ठीक। तो लैबिया माइनोरा और लैबिया मेजोरा आपने दोनों बना दिया। इसके बाद फिर लैबिया मेजोरा बाहर, लैबिया माइनोरा अंदर, उसके अंदर का जो स्पेस होता है, उसके अंदर का जो स्पेस होगा उसको वेस्टिब्यूल कहेंगे। आपको मालूम है द स्पेस सराउंडेड बाय लैबिया माइनोरा इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। तो इसी वेस्टिब्यूल वाले पार्ट में बोलेगा यूट्रस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके इसी में आकर के ये यूट्रस खुलेगा, दिस इज यूट्रस, ये यूट्रस, ये यूट्रस बना दिया गया, ठीक। और वेस्टिब्यूल वाले पार्ट में यूट्रस खुला, और यूट्रस के बाद सर्विक्स आता है, तो दिस इज सर्विक्स, ठीक है, ये यूट्रस है। और ये ध्यान रखेंगे यूट्रस का जो छत होता है उसको फंडस बोला जाता है। जैसे जब हम लोगों ने यूट्रस को सामने से देखा था ऐसे पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप, तो ये तो मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब है, इधर गई, नीचे आपको सर्विक्स दिखा था, और फिर उसके नीचे आपको वजाइना दिखा था। तो ये जो छत वाला पार्ट होता है यूट्रस का, इसको यूट्राइन फंडस कहा जाता है, यूट्राइन फंडस। तो यही वो छत वाला पार्ट है। ये सामने से देख रहे हैं, ये साइड से देख रहे हैं, तो ये आपको एक ऐसे अंदर कैविटी दिखेगी, ये हो गया यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस आपने बना लिया, दिस इज वॉल ऑफ यूट्रस, और उसके बाद सर्विक्स भी आपने बनाया हुआ है, सर्विक्स भी दिख रहा है, और सर्विक्स के नीचे वाला पोर्शन होगा, दिस इज वेजाइना, ठीक है। तो ये पोर्शन को आप वेजाइना लिख दीजिए। और यूट्रस के पीछे क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड और यूट्रस के बीच में वो होगा एलिमेंट्री कैनाल का जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, रेक्टम, पेल्विस रीजन है तो वहां पर रेक्टम होगा, ठीक है। तो आप यहाँ रेक्टम दिखा देंगे, उसका सेक्शन है ये रेक्टम का, और ये रेक्टम है, तो दिस इज रेक्टम, ये रेक्टम ही पास होगा, और रेक्टम जो पास होगा वो एनस वाला पार्ट है, तो यहां पर आके एनस खुलेगा कहीं, तो ये हो गया रेक्टम। सो दिस ओपनिंग इज एनस। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है उससे कुछ दूरी पर पीछे एनस होता है, और इसको आप लिख देंगे रेक्टम। तो दिस इज रेक्टम। और अब यूरिनरी ब्लैडर भी आपको दिखाना है, तो यूरिनरी ब्लैडर दिखा देंगे। आपको मालूम है वेस्टिब्यूल में नीचे की तरफ जो बड़ी ओपनिंग होती है वो वेजाइनल ओपनिंग होती है, इस वेजाइनल ओपनिंग को ही बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिक।
वेजाइनल ऑरिफिक, ORIFIC, ठीक है। और अब इसके बाद इसमें यूरिनरी ब्लैडर खुलेगा, तो आप यूरिनरी ब्लैडर को भी खोल दीजिए, दिखा दीजिए यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की यूट्रस के नीचे होता है इस तरह से, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग। और यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग में यूरेथ्रा आप दिखा देंगे, बहुत छोटा सा यूरेथ्रा होता है। दिस इज ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो आप देख रहे हैं दो ओपनिंग होती है वेस्टिब्यूल में, इस रास्ते यूरिन पास होता है, इस रास्ते मेंस्ट्रुअल फ्लो पास होता है, ठीक। तो ये हो गया यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो इसको हम यूरिनरी ब्लैडर लिखते हैं, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, उसके नीचे यूरेथ्रा हो गया, और ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी होंगी डायग्राम में, जो लेटरल व्यू है, ठीक है। तो एक बार फिर देख लें, सामने ऐसे जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो प्यूबिस हो गया, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर पड़ेगा, फिर पड़ेगा यूट्रस और सर्विक्स और वेजाइना जो एसेसरी डक्ट वाला पार्ट है, और फिर ये रेक्टम पड़ेगा, इंटेस्टाइन का पार्ट, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड सबसे पीछे डॉर्सल साइड है, पीछे डॉर्सल इधर क्या है, वेंट्रल है। ये प्यूबिस हड्डी का ध्यान रखिएगा, प्यूबिस बोन जो है या प्यूबिक बोन जो है वो आगे की तरफ रहती है, और ये दो ओपनिंग जिस स्पेस में खुल रहे होते हैं उस स्पेस को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल चारों तरफ से सराउंडेड होता है, क्योंकि ये सेक्शनल व्यू तो ऐसे होगा, तो वेस्टिब्यूल चारों तरफ से सराउंडेड होगा लेबिया माइनोरा से, और उसके बाहर भी होगा क्या, लेबिया मेजोरा। तो सबसे बाहर का रिंग होगा लेबिया मेजोरा, उसके अंदर का रिंग होगा लेबिया माइनोरा, और उस अंदर के रिंग के अंदर जो स्पेस होगा, रिंग के अंदर जो स्पेस होगा उसको वेस्टिब्यूल कहेंगे। उसमें दो ओपनिंग्स खुलेंगे, एक यूरिनरी ब्लैडर और दूसरा जो वेजाइना की ओपनिंग है। तो ये हो गया क्लियर, ठीक है। और क्लिटोरिस फिर कहाँ होगा, तो क्लिटोरिस यहीं पर आप आगे बना देंगे, ठीक है। क्लिटोरिस एकदम से आगे आप यहाँ दिखा देंगे, दिस इज क्लिटोरिस, इस एकदम जहाँ लेबिया माइनोरा आ गया, ये दिस इज क्लिटोरिस, दिस इज क्लिटोरिस, ये क्लिटोरिस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शनल व्यू, साइड से देखा जा रहा है। तो आप यहां लिख देंगे कि सेक्शनल व्यू ऑफ pelvic region showing female reproductive system, ठीक है। तो सेक्शनल व्यू ऑफ pelvic region showing female reproductive system, और ये साइड व्यू है, ध्यान रखेंगे, ये साइड व्यू इसको कहेंगे, या लेटरल व्यू कहेंगे, साइड से, ठीक है। अब यहां देखिएगा कि जो प्यूबिस है वो प्यूबिस बोन होती है, लेकिन दो प्यूबिस बोन सामने आकर के कार्टिलेज के रूप में चिपकी रहती है, जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। तो सामने की तरफ कार्टिलेज, एकदम सामने की तरफ कार्टिलेज होता है, और उस प्यूबिक सिम्फाइसिस से इधर प्यूबिक बोन निकली रहती है और उधर प्यूबिक बोन निकली रहती है। तो अगर एकदम सेंटर से ले रहे हैं, तो सेंटर से ले रहे हैं तो प्यूबिस तो एक साइड में होगी ना, क्योंकि अगर आप पेल्विक गर्डल देखें तो सामने की तरफ प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस पाई जाती है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है वो कार्टिलेज, क्या है, कार्टिलेज, इट इज नॉट बोन। और इधर से प्यूबिक बोन निकली रहती है, इधर से प्यूबिक बोन निकली रहती है। तो अगर हम सेंटर से काट रहे हैं, साइड भी जब हम काटेंगे, जब हम अपना सेक्शन लेंगे तो सेंटर से ना काटेंगे, तो इनफैक्ट ये प्यूबिस के जगह पर आप प्यूबिक सिम्फाइसिस भी अगर लिखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो एनसीईआरटी बुक में यहाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस लिखा हुआ है, हालांकि प्यूबिस अगर देगा तो भी गलत नहीं है, क्योंकि भाई 20 से हट के थोड़ा इधर काटेंगे तब भी ऑलमोस्ट यही सेक्शन दिखेगा। तो आप प्यूबिस भी अगर रहता है यहाँ पर लेबलिंग में तो भी सही है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस अगर रहता है तो भी सही है। तो इसको आप प्यूबिक सिम्फाइसिस भी लिख सकते हैं, ठीक है।
हाँ, प्यूबिस अगर लिखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा ये बोन है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस अगर आप लिखेंगे तो वो कार्टिलेज है, क्योंकि दिस इज प्यूबिस बोन, ठीक है, और दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस इज कार्टिलेज। तो अगर आप सेक्शन यहां से काट दिए तब तो कौन सी बोन कटेगी? प्यूबिस। और सेक्शन अगर आप यहां से काट दिए तो ये कार्टिलेज कटेगा, ये कटेगा। तो साइड अगर आप इधर से देख रहे हैं तो अगर सेक्शन यहां से कटा है तो ये दिखेगा, और अगर सेक्शन यहां से कटा है तो ये दिखेगा, बस इसी का अंतर है। तो आप यहां से काटिए चाहे यहां से काटिए, साइड से ऑलमोस्ट आपको वही चीजें दिखेंगी जो अंदर दिख रही है, ठीक है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें यूरिन कलेक्ट होता है, किडनी से युरेटर के थ्रू आकर के इसी में यूरिन कलेक्ट होता है, और इसकी जो ट्यूब होती है यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है उसको यूरेथ्रा कहते हैं, जिसको आप यूरेथ्रा मेंशन कर दीजिए। यूरेथ्रोटोमी आपने पहले लिखा हुआ है, ये हो गया यूरेथ्रा, ठीक है। तो इस तरीके से लेबलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्यूबिस भी हो सकता है और प्यूबिक सिम्फाइसिस भी हो सकता है। हालांकि जो सेक्शनल व्यू काटा जाता है वो सेंटर से ही काटा जाता है, और सेंटर से ही दो हाफ, हम लोग बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल है, और सिमेट्री अंदर से नहीं बाहर से देखी जाती है। तो अगर हम सेंटर से काटते हैं, इस वाले सेक्शन से काटते हैं, यहाँ से काटते हैं, ऐसे बीच से, ठीक है ना, तो बॉडी दो पार्ट में स्प्लिट कर गई, और फिर लेटरल साइड से आप बॉडी को देख रहे हैं, ये है वो व्यू, ठीक। तो प्यूबिस भी सही है और प्यूबिक सिम्फाइसिस भी सही है। एकदम सेंटर से जाएगा तो आंसर प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा यहाँ पर, और अगर सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट साइड में अगर चला गया सेक्शन तो प्यूबिस कहेंगे आप। तो चूंकि सेंटर से मानेंगे तो प्यूबिक सिम्फाइसिस ज्यादा सही होगा, क्योंकि कुछ बुक्स में प्यूबिस है तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। एनसीईआरटी बुक में प्यूबिक सिम्फाइसिस मेंशन है। अब हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गैमेटोजेनेसिस का मतलब आपको पहले भी बताया जा चुका है, जब रिप्रोडक्टिव इवेंट बताया गया था कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस में स्पर्म बनता है, उसको मेल गैमीट कहते हैं स्पर्म को, और ओवरी में ओवम बनता है और ओवम को फीमेल गैमीट कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। अब ये जो गैमीट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स। तो गैमीट दो तरह के होते हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट को ही स्पर्म कहा जाता है, स्पर्म्स, और फीमेल गैमीट्स को ओवा कहा जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अच्छा, और गैमेटोजेनेसिस में जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। यानी गैमेटोजेनेसिस भी दो तरह का होता है कि कौन सा गैमीट बन रहा है इस बेसिस पर। तो गैमेटोजेनेसिस टू टाइप्स, दो तरह का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, oogenesis। जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी जब मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, और जब ओवा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसको oogenesis कहा जाता है। इसका मतलब व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स के फॉर्मेशन को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, और ओवा के फॉर्मेशन को oogenesis कहा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है ये टेस्टिस में चलता है, और oogenesis का प्रोसेस जो है वो ओवरी में होता है। तो टेस्टिस और ओवरी आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपको बताया जा चुका है। तो एनसीईआरटी बुक भी इस चीज को मेंशन करती है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में,
उन्हीं में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टिस और ओवरीज, ठीक। तो ओवरीज जो है उनमें ओवा का फॉर्मेशन होता है, ओवा फॉर्मेशन, ठीक। यानी ओजेनेसिस आप ओवरी में देखेंगे, और टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे टेस्टिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन। तो आप इसको लिख दीजिए स्पर्म फॉर्मेशन, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस लिखिए या स्पर्म फॉर्मेशन लिखिए, दोनों चलेगा। तो अब हम लोग पहले स्पर्मेटोजेनेसिस का डिस्कशन करेंगे। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो टेस्टिस का जब आप सेक्शन काटेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे कॉइल्ड टिब्यूल्स दिखाई देंगे टेस्टिकुलर लोब्स में, उनको सेमनीफेरस टिब्यूल कहेंगे, उनके अंदर होता है स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया को जर्म सेल कहते हैं, ये एक्चुअली मैच्योर जर्म सेल्स होती हैं। तो अगर आप सेमनीफेरस टिब्यूल की वॉल का सेक्शन काटे, मैंने पूरा सेमनीफेरस टिब्यूल नहीं बनाया, इसका छोटा सा पोर्शन बस बनाया है, क्योंकि जब आप टेस्टिस का सेक्शन काटेंगे ऐसे तो उसमें बहुत सारे आपको ऐसे सेमनीफेरस टिब्यूल का भी सेक्शन कटा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल्स, इन्हीं में से एक सेमनीफेरस टिब्यूल का हमने एक पोर्शन दिखाया है, अ पोर्शन ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल। और जो सेमनीफेरस टिब्यूल की ये वॉल है, ठीक है ना, ये वॉल है, उसके वॉल में आपको पहले बताया जा चुका है कि इसके वॉल में सर्टोली सेल्स पाई जाती है। ये सर्टोली सेल्स है मान लीजिए, ठीक है, ये सर्टोली सेल्स हैं जगह जगह, और इन्हीं सर्टोली सेल्स के बीच बीच में स्पर्मेटोगोनिया भी मिलता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है इमेच्योर जर्म सेल कंसीडर की जाती है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया बना दिया है हमने, दीज आर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इनको इमेच्योर जर्म सेल्स कहा जाता है, और इन्हीं से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है फाइनली। तो इनको हम लिख देते हैं सर्टोली सेल, ठीक, और इनको लिख देते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये प्लूरल टर्म होता है, स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे तो सिंगुलर है, और स्पर्मेटोगोनिया है तो प्लूरल है, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं इन्हीं को इमेच्योर जर्म सेल कहा जाता है, इमेच्योर जर्म सेल्स इनको कहा जाता है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है। और स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है इन्हीं से फाइनली स्पर्म बनता है, और स्पर्म का जो हेड होता है वो धंसा रहता है सर्टोली सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें। तो ये मान लीजिए स्पर्म है, या इसी को स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है, स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। तो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ एक ही चीज है, फिलहाल आप इसको यही कंसीडर करेंगे। मोटाइल स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, और नॉन मोटाइल स्पर्म को स्पर्मेटियम कहा जाता है। तो यही एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्म दो तरह के होते हैं, मोटाइल स्पर्म, हम लोगों में जो स्पर्म बनते हैं मोटाइल स्पर्म होते हैं, तो स्पर्मेटोजोआ टर्म यूज होता है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें स्पर्म नॉन मोटाइल होते हैं, तो उनके लिए स्पर्मेटियम शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो फिलहाल हम यहाँ पर स्पर्म कहें या स्पर्मेटोजोआ कहें, वो एक ही चीज को कहा जाता है इस जगह पर ह्यूमन के अंदर, और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है, ठीक। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म बनता है थ्रू डिफरेंट स्टेप, कई सारे स्टेप से होते हुए स्पर्मेटोगोनिया किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ये डिप्लॉयड सेल होती है। तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल होती है, और जो स्पर्म्स होते हैं वो हैप्लॉयड सेल्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन रहा होता है तो उस दौरान मियोसिस भी आप देखेंगे। क्या देखेंगे? मियोसिस भी आप ऑब्जर्व करेंगे। तो आप यहाँ मेंशन कर लेंगे कि जो स्पर्मेटोगोनिया है ये 2n होती है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है। ये सब के सब 2n है, डिप्लॉयड सेल्स है, ठीक है।
ये जो सर्टोली सेल है ये भी 2n होती है, डिप्लॉयड सेल होती है। स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड है, सर्टोली सेल भी डिप्लॉयड है। क्योंकि यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनिया से होता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लॉयडी स्पर्मेटोगोनिया की ही बताते हैं, सर्टोली सेल की नहीं बताते। बट आपको ध्यान रखिएगा कि सर्टोली सेल भी डिप्लॉयड होते हैं, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब ये होता है। और स्पर्म जो है वो हैप्लॉयड होते हैं, यानी हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी होता है। तो आप देखेंगे कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये 2n, और हम लोगों में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, यानी टोटल क्रोमोसोम नंबर स्पर्मेटोगोनिया में 46 होते हैं, और हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, तो उसको बोलते हैं 2n = 46, ठीक है। और इसी से फाइनली स्पर्म बनता है, इसी से फाइनली स्पर्म बनता है, और स्पर्म में जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाता है, तो n = 23। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हैप्लॉयड, इस कंडीशन को कहते हैं डिप्लॉयड। तो जो मैच्योर जर्म सेल होती है स्पर्मेटोगोनियम या गोनिया, उससे स्पर्म बनता है, और ये जो प्रोसेस है इसी को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है, उसकी वॉल है, और उसके वॉल में 2 तरह की सेल होती हैं। एक तो सर्टोली सेल होती है, सर्टोली सेल होती है जो दिख रही है इसके वॉल से निकली हुई, और दूसरा ये स्पर्मेटोगोनिया होती है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक। और ये अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल का ल्यूमेन है, इसी में स्पर्म बन करके रिलीज होते हैं। शुरू में जो स्पर्म होंगे वो सर्टोली सेल से चिपके होंगे, उनका है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सर्टोली सेल, ये आपको पहले से पता है। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो आपको दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है कि डायरेक्ट ये स्पर्म में कन्वर्ट हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्टेप्स होते हैं, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। और जो 4 स्टेप्स होते हैं उसमें पहला स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, ठीक है। दूसरा होता है ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। तीसरा होता है मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज। और चौथा होता है, चौथा ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। चौथा जो फेज होता है वो है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, या इसी को स्पर्मेटिलियोसिस भी कहा जाता है, स्पर्मेटिलियोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस, इसी को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्म। क्या बोलते हैं इसको? मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्म। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखिए कि स्पर्मेटोगोनिया से ये स्पर्म बन रहा है, एक ही स्टेप में नहीं बनता है, 4 स्टेप में बनता है। सबसे पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, उसके बाद दूसरा फेज होता है ग्रोथ फेज, उसके बाद तीसरा फेज होता है मैचुरेशन फेज, और उसके बाद चौथा फेज होता है जिसको हम कहते हैं लास्ट फेज, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इसमें सारे स्टेप्स को समझेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में मान लीजिए ये सेमिनिफेरस टिब्यूल की दीवार है और उसमें स्पर्मेटोगोनिया है बहुत सारी, ठीक है। उसी को मेल जर्म सेल भी कहेंगे। तो ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाएंगी, तो मल्टीपल माइटोसिस दिखाएंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया के जनरेशंस बनेंगे, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनिया
बार बार माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया की जनरेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया होगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो ये भी स्पर्मेटोगोनिया ही कहे जाएंगे। ये पहले जनरेशन वाली ये ओरिजिनल स्पर्मेटोगोनिया है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल में मौजूद रहती है, और ये स्पर्मेटोगोनिया इसके डिवीजन से बनी है। तो ये जो डिवीजन हो रहा है वो कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। और ये एक बार माइटोसिस नहीं होता है, कई जनरेशन माइटोसिस का चलता है। तो इसी को मल्टीप्लिकेशन फेज कहा जाता है। तो ये जो इमेच्योर जर्म सेल है, इमेच्योर जर्म सेल है, या इसी को आप कहते हैं कि ओरिजिनल सेल है जिससे कि स्पर्म बनेगा। इसमें बार बार डिवीजन हो करके बहुत सारी सेल्स बनती हैं, और ये सारी सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया ही कहा जाता है। आप कई किताबों में देखेंगे इनको स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए कहते हैं, इनको स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी कह देते हैं, यानी लेटर जनरेशन की स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो ये जो फेज हो गया, आप इनको न्यू स्पर्मेटोगोनिया कह सकते हैं, न्यू जनरेशन की स्पर्मेटोगोनिया कह सकते हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी इमेच्योर जर्म सेल या ओरिजिनल स्पर्मेटोगोनिया से बार बार माइटोसिस के द्वारा जब न्यू स्पर्मेटोगोनिया बनता है, तो इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। तो जो पहला फेज होता है वो यही होता है जिसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहेंगे। ये क्लियर हो गया? इसके बाद जब बहुत सारे न्यू स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं, तो इसमें से ज्यादातर स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके बड़े हो जाते हैं। मैं केवल एक स्पर्मेटोगोनिया को यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो इसमें ग्रोथ होता है, ये ग्रो कर जाती है, और जब जो नई स्पर्मेटोगोनिया जो बनी है उनमें से तमाम स्पर्मेटोगोनिया ग्रो कर जाती हैं, तो उस ग्रो की हुई स्पर्मेटोगोनिया को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या 1 डिग्री प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा। वो सभी जितनी भी न्यू स्पर्मेटोगोनिया है ज्यादातर ग्रो करके बड़ी हो जाएंगी और सबको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाएगा, ठीक है। इनकी साइज बड़ी दिखेगी। तो जो दूसरा फेज हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद, उस दूसरे फेज को कहा जाता है, मतलब न्यू स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने को बोला जाता है ग्रोथ फेज। तो अब आपको दो फेज समझ में आ गया। पहला फेज था मल्टीप्लिकेशन फेज और दूसरा फेज है ग्रोथ फेज, ठीक है। तो पहला फेज था मल्टीप्लिकेशन फेज, मैं इसको डार्क लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ये पहला फेज था। और दूसरा फेज क्या है? ग्रोथ फेज। तो आपने चार में से दो फेज देख लिया कि कैसे होता है और किससे होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो ओरिजिनल है यानी मैच्योर जर्म सेल है, उसमें बार बार माइटोसिस से नए स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। नए स्पर्मेटोसाइट से फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे ग्रोथ करके, तो उसको कहेंगे ग्रोथ फेज। प्लॉइडी की जहां तक बात है, तो प्लॉइडी आप ध्यान रखिएगा, ये डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, ठीक है, 2n। और ये जो नई स्पर्मेटोगोनिया है ये भी 2n होंगी, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी 2n होगा, क्योंकि अभी तक कहीं मियोसिस नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी तक कहीं मियोसिस नहीं हुआ। अब इसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, इसमें पहली बार मियोसिस होता है। और मियोसिस जो है आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, उसमें दो स्टेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो इसमें भी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगा। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, यानी इसको मियोसिस फर्स्ट कहा जाएगा। तो जब फर्स्ट मियोसिस होता है मियोसिस में, वो रिडक्शन डिवीजन है, यहीं पर क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, ठीक है।
तो इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ यहीं पर होगा और उससे जो सेल्स बनेगी, 2 सेल्स बनेगी, एक सेल से 2 सेल बनेगी, डॉटर सेल, और इनको कहा जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो इनका नाम हो गया सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, क्लियर हो गया। और फिर इन दोनों सेल में फिर मियोसिस सेकंड होगा, तो फाइनली 4 सेल बनेंगे। तो इसमें भी मियोसिस सेकंड होगा और इसमें भी मियोसिस सेकंड होगा। तो इस तरह से ये 4 सेल्स बन गई और ये जो 4 सेल्स बनेंगी इनको स्पर्मेटिड्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्पर्मेटिड्स। तो ये हो गए स्पर्मेटिड्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आप देखें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बना। कैसे? पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बने। और ये जो डिवीजन है आप देखें, ये मियोसिस फर्स्ट था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। कैसे? मियोसिस फर्स्ट से, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बने। हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड यहाँ बनते दिख रहे हैं। तो ये हो गया मियोसिस सेकेंड। तो इसको आप लिख लेंगे, ये मियोसिस सेकेंड है, दोनों ही सेल में हो रहा है। तो मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड जो है वो माइटोसिस जैसा होता है। आपको मालूम है, जब आप मियोसिस पढ़ेंगे 2 पार्ट, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन है, मियोसिस सेकेंड इज जस्ट लाइक माइटोसिस। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ माइटोसिस हुआ था, पैरेंट और डॉटर का क्रोमोसोम नंबर क्या था? सेम था। और लेकिन यहाँ आप देखें, पैरेंट है, डॉटर है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, क्योंकि कौन सा डिवीजन हो गया? रिडक्शन डिवीजन। कौन सा डिवीजन? मियोसिस फर्स्ट। और ये मियोसिस सेकेंड हो रहा है, तो उससे स्पर्मेटिड बनेगा। और क्रोमोसोम नंबर आप देखिए यहाँ पर हाफ हो जाएगा। पैरेंट में 2 है, मियोसिस सेकेंड यानी रिडक्शन डिवीजन हुआ है, तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर हाफ हो जाएगा, n। और इससे फिर जो डॉटर सेल बनेगी वो मियोसिस सेकेंड की वजह से बन रही। मियोसिस सेकेंड इज लाइक माइटोसिस। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होने का प्रश्न ही नहीं होता, और इसलिए ये सभी सेल्स स्पर्मेटिड क्या होंगे? n होंगे। और ये स्टेप हो गया मैचुरेशन डिवीजन। इसी को क्या कहा जाता है? मैचुरेशन डिवीजन कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लिख देते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये मैचुरेशन फेज है, इसको बोलेंगे मैचुरेशन फेज। तो मैचुरेशन फेज में एक्चुअली डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, इसको बोलते हैं सेकंड मैचुरेशन डिवीजन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जो मियोसिस फर्स्ट है उसको फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। और जो मियोसिस सेकंड है, जिसमें कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में चेंज हो रहा है, उसको सेकंड मैचुरेशन डिवीजन कहा जाएगा, सेकंड मैचुरेशन डिवीजन, ठीक है। तो मैचुरेशन फेज में 2 बार डिवीजन होता है। एक को बोलते हैं फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन और दूसरे को बोलते हैं सेकंड मैचुरेशन डिवीजन। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चेंज होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और सेकंड मैचुरेशन डिवीजन में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चेंज होता है स्पर्म में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया से, ध्यान से देखिएगा, एक स्पर्मेटोगोनिया से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आप देख रहे हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, ठीक। और इन दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कुल मिलाकर के 4 स्पर्मेटिड बने। कितने बने? 4 स्पर्मेटिड बने। तो इसका मतलब एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटिड बने? 4 बने। 1 2 3 4। और अगर पूछे कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं, तो 2। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं, तो 4। तो आप देखिए, ये तो सवाल इस पर भी आते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्मेटिड बनाएगा और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटिड बनाएगा, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटिड बनाएगा, या जो भी जिस तरह से भी सवाल आए नंबर पर कि किससे कितना बनता है। और फ्लॉइडी की बात करिए तो आप देखेंगे इसमें 46
क्रोमोसोम्स होंगे, 2n इज इक्वल टू 46, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे, 2n इज इक्वल टू 46। 2n मतलब क्रोमोसोम की 2 कॉपीज मौजूद है हर क्रोमोसोम की, यानी क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं। यहाँ पे 2n है तो 2n इज इक्वल टू 46। ये कंडीशन, ये सेल n हो गई तो n इज इक्वल टू 23। स्पर्मेटिड भी क्या है, n है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड भी n है, n इज इक्वल टू 23। स्पर्मेटिड भी n है, यानी n इज इक्वल टू 23। तो ये क्रोमोसोम नंबर हो गया रिस्पेक्टिव सेल्स में। अब लास्ट स्टेज होता है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड या मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें हेड, नेक और टेल आ जाएगी। तो ऐसे मैं बना लेता हूँ मॉडल डायग्राम। हेड हो गया, ये नेक हो गया और ये टेल हो गया, ये जाकर के स्पर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपको दिख गए सभी स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 4 स्पर्म बन गए एक स्पर्मेटोगोनिया से। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना, इसी को बोला जाता है स्पर्मेटिलियोसिस। क्या कहते हैं इसको, या स्पर्मियोजेनेसिस। एनसीईआरटी बुक का मैं टर्म यूज करूंगा, स्पर्मियोजेनेसिस। इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्म। मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया। और इसमें आप देखते हैं 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा फेज ग्रोथ फेज, तीसरा फेज मैचुरेशन फेज होता है और चौथा फेज जो होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस का होता है। ठीक है, और स्पर्मियोजेनेसिस में जो स्पर्मेटिड है उसमें हेड, नेक और टेल बन जाता है। और इसी के बाद फिर ये स्पर्म रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल से, क्योंकि जब ये बनते हैं तो उस समय शुरू में सर्टोली सेल से चिपके रहते हैं। तो सर्टोली सेल जब इनको छोड़ती हैं कुछ फ्लूइड निकाल करके, क्योंकि जब स्पर्म तुरंत बने रहते हैं तो भले ही इनमें टेल होती है, फ्लैजला होती है, लेकिन वो हिला नहीं सकते फ्लैजला को, यानी इनएक्टिव रहते हैं। तो उनको एक लिक्विड चाहिए जिसमें वो पैसिवली फ्लोट करके आगे जा सकें। लिक्विड ही के माध्यम से वो आगे बढ़ते हैं, रीटी टेस्टिस में जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना मतलब रीटी टेस्टिस में जाना, इसको स्पर्मिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्मिएशन। तो ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज स्पर्मिएशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पर्मिएशन क्या है। तो स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होंगे तो कहाँ जाएंगे, रीटी टेस्टिस में जाएंगे। उसके आगे कौन सा ट्यूब्यूल होता है जहाँ पर स्पर्म जाकर के स्टोर होते हैं, रीटी टेस्टिस। टेस्टिस का सेक्शन हमने आपको पढ़ाया है तो उसमें मेंशन किया है। तो ये हो गया स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको स्पर्मिएशन कहा जाता है। और स्पर्म तभी रिलीज होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जब सर्टोली सेल उसको छोड़ेगी, क्योंकि स्पर्म जब तक सर्टोली सेल से चिपका हुआ है तब तक वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर नहीं जा सकता। तो सर्टोली सेल जब स्पर्म को छोड़ेगी तभी वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज होगा। तो कई बार स्पर्मिएशन का डिफिनीशन ये भी है कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। सर्टोली सेल पहले स्पर्म छोड़ेगी तब ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा फ्लूइड के माध्यम से, और वो फ्लूइड भी सिक्रीट करता है कौन, सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल फ्लूइड निकालती है, उसमें स्पर्म को रिलीज करती है और उस फ्लूइड से वो फिर आगे चला जाता है स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर। तो स्पर्मिएशन का एक और डिफिनीशन होता है जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है। एनसीईआरटी बुक तो खाली ये लिख दिया कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लेकिन अगर यही पूछ दे कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, उसको क्या बोलेंगे, उसको भी स्पर्मिएशन कहेंगे, क्योंकि उसके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब सेम है। तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोली सेल। ठीक है, तो ये हो गया और हमने ये फाइनली आपको बता दिया कि स्पर्म बन गया और स्पर्म की डिप्लॉइडी क्या होगी, n इज इक्वल टू 23, ये भी हैप्लॉइड होंगे। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस
कैसे पड़ता है स्पर्मेटोजेनेसिस पर, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत मेल्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी जब मेल प्यूबर्टी को अटेन करता है तभी उसमें स्पर्म बनना शुरू होता है, उसके पहले स्पर्म बनना शुरू नहीं होता। तो स्पर्म बनने की शुरुआत जो है एट प्यूबर्टी होती है। तो पहला तो बात ये ध्यान रखिएगा कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत एट द एज ऑफ प्यूबर्टी होती है, ठीक है। चलिए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टार्टिंग, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो एट एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, स्टार्ट्स एट एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। और मेल में प्यूबर्टी की एज जो है वो 13-14 साल के आसपास आती है, ठीक है। थोड़ा सा लेट प्यूबर्टी आती है मेल में फीमेल के रिस्पेक्ट में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट एज ऑफ प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी पर ही क्यों, क्योंकि उसी समय जो हार्मोन्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की मात्रा में राइज होने की वजह से, ड्यू टू राइज इन गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का नाम आप सुने होंगे, ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। तो फोर ब्रेन में जो सबसे पिछला हिस्सा होता है डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है फ्लोर, उसी को हाइपोथैलेमस कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन निकलता है जिसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है। तो ड्यू टू राइज इन GnRH, GnRH का मतलब होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां से निकलता है? ये हाइपोथैलेमस से निकलता है, और ये आप कह सकते हैं कि सब्सटेंशियल इंक्रीज होता है इसके मात्रा में जब प्यूबर्टी अटेन होती है। तो ये आप क्लियर रखेंगे। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज, सिग्निफिकेंट इंक्रीज जब होगा GnRH में, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होगी, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत के लिए GnRH जिम्मेदार है। जब तक ये नहीं इंक्रीज करेगा तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत नहीं होगी, ये NCERT बुक में मेंशन है, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये है हाइपोथैलेमस, इसको मान लेते हैं हाइपोथैलेमस, डायग्राम में बना देता हूं। तो ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से ही आप पढ़े होंगे लटका रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पोर्शन होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसी से निकलता है गोनाडोट्रोपिन्स। तो इसमें पर्टिकुलर सेल होती हैं, ये ध्यान रखेंगे, उन सेल से निकलता है दो हार्मोन्स, LH एंड FSH, ठीक है। और ये तभी निकलता है जब हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन है वही GnRH, ये निकल करके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है और स्टिमुलेट करता है एक पर्टिकुलर सेल को, जिसको गोनाडोट्रोपिक सेल कहते हैं, और वो फिर LH और FSH हार्मोन को रिलीज करती है। तो ये जो सेल है इसको गोनाडोट्रोपिक सेल कहा जाता है, और ये गोनाडोट्रोपिक सेल से जो LH हार्मोन और FSH हार्मोन निकलता है, इसी को गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है। तो कलेक्टिवली इन दोनों हार्मोन
के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स, मतलब जो गोनेट्स को स्टिमुलेट करे। ट्रोपिन्स मतलब स्टिमुलेट करने वाला, गोनेडो मतलब गोनेट्स, टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। क्योंकि हाइपोथैलेमस तो मेल और फीमेल दोनों में होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में होगा, तो इसलिए ये दोनों हार्मोन्स LH और FSH ये मेल और फीमेल दोनों में सिक्रीट होते हैं और दोनों में ही जो है वो गैमेटोजेनेसिस को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हो रही है तो हम यहाँ पर उसी से रिलेटेड इन हार्मोन्स के फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। LH का फुल फॉर्म होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो LH का जो फुल फॉर्म होता है उसको कहेंगे लुटिनाइजिंग हार्मोन, तो LUTEINISING, लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और जो FSH है उसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो LH हो गया और FSH हो गया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो मैं यहां लिख देता हूं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। तो इस तरीके से प्यूबर्टी जब आती है तो मेल्स में अचानक से GnRH का लेवल बढ़ जाता है। अचानक इसलिए क्योंकि प्यूबर्टी से पहले नहीं बढ़ा था और प्यूबर्टी जब आई तभी अचानक से बढ़ गया। देखिए सिग्निफिकेंट राइज हुआ है, सब्सटेंशियल राइज हुआ है, तो इसलिए मैं अचानक बोला। अचानक मतलब नहीं कि रात के 12 बजे अचानक बढ़ गया, ऐसा नहीं मेरे कहने का मतलब है। इस पूरे एज में जब बच्चा 1 साल का था, 2 साल का था, 3 साल का था, 8 साल का था, 9 साल का था, 10 साल का था, तो GnRH का लेवल नहीं बढ़ा था। लेकिन जब वो 11-12 साल का पहुंचा तो 12वें साल से बढ़ना शुरू हुआ। तो 1 से 10 साल तक नहीं बढ़ा, लेकिन 12वें साल से बढ़ना शुरू हुआ, तो ये उसके रिस्पेक्ट में अचानक ही बोला जाएगा। अचानक टाइम स्पैन को लेकर के आप अलग अलग सोच सकते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ हाइपोथैलेमस से जो GnRH में रिलीज हुआ, वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाया और उसके बाद उसका असर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान रखिएगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। 11th में आप लोग पढ़े होंगे। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में ये सेल है गोनाडोट्रोपिक सेल, और उससे ये 2 हार्मोन निकल रहे हैं, LH और FSH। LH मतलब लुटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये दोनों हार्मोन अब फिर टेस्टिस पर अपना असर दिखाते हैं। तो मान लीजिए ये टेस्टिस हमने बनाया, सपोज करो ये टेस्टिस है, एक मॉडल डायग्राम है, तो इस टेस्टिस पर इन हार्मोन का असर पड़ेगा। आपको मालूम है कि टेस्टिस पे सर्टोली सेल्स होती हैं, तो ऐसे ही मैं बना दे रहा हूं सर्टोली सेल, तो ये सर्टोली सेल हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो इसको समझने के लिए ये मान लेते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, उसके अंदर है, और ये टेस्टिस है, और इसको मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिख दिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने लिख दिया, ठीक है। और लेडिक सेल आपको मालूम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होती है, तो ये लेडिक सेल हमने बना दिया, दिस इज लेडिक सेल आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो इसको हमने लिख दिया लेडिक सेल, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो स्पर्मेटोगोनिया से पहले क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उससे बनता है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, और फिर इससे बनता है स्पर्म, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, स्पर्म बनता है। ये किसके अंदर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये बात समझ में आ गई? तो अब देखिए इन हार्मोन्स का इफेक्ट क्या होता है। जो FSH हार्मोन है, ये FSH हार्मोन जाता है सर्टोली सेल पर अपना असर दिखाता है, तो सर्टोली सेल को ये स्टिमुलेट करेगा। ध्यान से देखिए कौन सी सेल है, सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, केमिकल्स, मैं यहाँ केमिकल्स लिख देता हूँ, कुछ फैक्टर्स निकलते हैं या केमिकल्स निकलते हैं, और ये केमिकल्स स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट कराने में हेल्प करते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा यहां से यहां तक का प्रोसेस है, लेकिन FSH क्या कर रहा है, वो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट किया
किया, सर्टोली सेल से केमिकल निकला, वो स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट कराने में हेल्प कर रहा है, यानी लास्ट स्टेज जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो यानी कि जो लास्ट स्टेज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसको क्या बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, उसको स्टिमुलेट करता है। तो ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है, इस स्पर्मोजेनेसिस प्रोसेस को एफएसएच स्टिमुलेट करता है वाया सर्टोली सेल, डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो उसकी टारगेट सेल कौन सी सेल होती है सर्टोली सेल, वो सर्टोली सेल को कहता है कि आप कुछ केमिकल निकालिए और उस केमिकल से स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में, मेटामॉर्फोसिस वाले प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करता है, कौन एफएसएच, ठीक है। और जो एलएच हार्मोन होता है, एलएच हार्मोन वो लेडिंग सेल के पास जाता है, इसकी टारगेट सेल लेडिंग सेल होती है। अच्छा, लेडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, लेडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है, लेडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहेंगे। तो इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि सेमिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। याद करिए जब हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपको बता रहे थे, तो उसमें जो सेल होती है लेडिंग सेल, तो लेडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल एक ही चीज है। तो एलएच हार्मोन स्टिमुलेट करता है लेडिंग सेल को। तो हमको एक चित्र यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि ये जो एलएच हार्मोन है ये लेडिंग सेल को स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये हम यहाँ से लेके जाएंगे एक इंडिकेशन दिखाने के लिए कि भैया देखो ये स्टिमुलेट कर रहा है। तो हम ऐसे बना देते हैं, ये देखिए लेडिंग सेल के पास गया, इसकी टारगेट सेल लेडिंग सेल होती है। तो एलएच हार्मोन स्टिमुलेट करता है किसको, लेडिंग सेल को। और क्योंकि लेडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, इसीलिए एलएच हार्मोन का एक और नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पर एनसीईआरटी को मेंशन नहीं करती है, वो खाली एलएच हार्मोन लिख के निकल लेती है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक और नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच। यानी आईसीएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक ही चीज होते हैं। तो आईसीएसएच का फुल फॉर्म होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये आईसीएसएच का ये फुल फॉर्म है। और ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। फीमेल में इसको एलएच कहेंगे, मेल में इसको आईसीएसएच कहेंगे। ल्यूटिनाइजेशन प्रोसेस फीमेल में होता है। जब ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल का नाम सुने होंगे, ओवुलेशन में ग्राफियन फॉलिकल फटती है, उससे ओवम बाहर निकलता है। तो फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस लूटियम नाम का एक टेम्पोररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बनता है, इसी को बोलते हैं ल्यूटिनाइजेशन। तो उसमें एलएच हार्मोन का रोल है, उसी से उसका नाम पड़ा है एलएच, आगे बताएंगे। यहाँ पर मेल में एलएच को आईसीएसएच कहते हैं। तो कभी अगर एलएच को आईसीएसएच आ गया तो कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों सेम है। तो लेडिंग सेल को स्टिमुलेट किया और लेडिंग सेल से निकला कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, एंड्रोजन, क्या कहते हैं इसको, एंड्रोजेंस, ठीक है। और आप जानते हैं एंड्रोजन जब खूब सारा मात्रा में निकलेगा तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स, आवाज भारी कर देगा, मसल को मोटा कर देगा, बिल्डअप कर देगा, ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा, फिर दाढ़ी मूछ बनने लगेगा मेल में। प्यूबर्टी आने के बाद देखिए दाढ़ी मूछ बननी शुरू हो जाती है, आवाज बच्चे की एकदम से चेंज होने लगती है। ये सब एंड्रोजन का बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाने की वजह से। और एंड्रोजन क्यों बढ़ा है, क्योंकि जीएनआरएच की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो एंड्रोजन के तो कई काम होते हैं। तो एक तो काम इसका ये हो गया कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, ठीक है। उसमें लो पिच वॉइस हो जाएगी, जितनी वॉइस लो पिच होगी उतनी हैवी वॉइस होगी, दाढ़ी और मूछ बनने लगेगा, ठीक है। प्यूबिक हेयर्स डेवलप होने लगेंगे, फिर सीने पर बाल आने लगेगा। ये सब मेल कैरेक्टर्स हैं। मसल्स जो हैं वो बिल्डअप हो जाएंगे, मसल्स मजबूत हो जाएंगे, उसमें के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। ये मैस्कुलिन कैरेक्टर है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए मेल की बॉडी फीमेल की बॉडी से ज़्यादा मस्कुलर होती है, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से।
तो ये सब चीज जो है सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर ऑफ मेल में आता है। और जो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड काम है, तो टेस्टोस्टेरोन फिर क्या करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ये जो आप देख रहे हैं, इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो पूरा एनसीईआरटी बुक के हिसाब से तो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, लेकिन जो सही चीज है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो लास्ट स्टेप होता है वही स्टिमुलेट हो पाता है, चाहे वो एफएसएच कर रहा हो या टेस्टोस्टेरोन कर रहा हो। टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट इफेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस पर नहीं होता है, बट एनसीईआरटी बुक में तो लिखा है कि जो एंड्रोजेंस होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो इसको देखने से लग रहा है कि जब इस एंड्रोजेंस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं तो इसका मतलब स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड और फिर स्पर्म, ये पूरा प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करते होंगे। ऐसा नहीं है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस सिर्फ लास्ट स्टेप पर पड़ता है। ये हायर क्लासेस में जब आप एमबीबीएस करेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि सिर्फ लास्ट स्टेप पर ही असर करता है, चाहे वो एफएसएच हो या वो एलएच हो, क्योंकि एफएसएच भी डायरेक्ट असर नहीं करता है, वो पहले सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा। ये हार्मोन जाकर के पहले सर्टोली सेल से बाइंड करेगा, उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके सरफेस पर, सेल मेम्ब्रेन पर, उससे बाइंड करेगा, फिर उससे केमिकल निकलेगा, वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, उसी तरह से लेडिक सेल पहले लेडिक सेल स्टिमुलेट होगी किससे, एलएच से, उससे टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन सर्टोली सेल के अंदर घुस करके रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये वास्तव में ये जाएगा सर्टोली सेल के अंदर, वहां जाकर के इससे वही केमिकल निकलवाएगा और फिर वो केमिकल भी स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करेगा। तो सही बात क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का ही तो एक पार्ट है स्पर्मियोजेनेसिस। तो अगर हम बोले कि कुछ केमिकल्स या कुछ हार्मोन स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसके एक स्टेप को स्टिमुलेट करना मतलब उस प्रोसेस को सपोर्ट करना। लेकिन इस बात को बताना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट किया, उस पर्टिकुलर स्टेप का नाम नहीं लेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि लगता है कि स्पर्मेटोगोनिया को डिवाइड होने के लिए यही कह रहा है, जिससे कि प्राइमरी, जिससे कि वो न्यू जनरेशन की स्पर्मेटोगोनिया बनी, न्यू जनरेशन की स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर स्पर्मेटिड बना, फिर स्पर्म बना, यानी सारे स्टेप इन हार्मोन्स के प्रभाव से हो रहे। नहीं, सिर्फ लास्ट स्टेप ही है जो इन हार्मोन्स के इफेक्ट से स्टिमुलेट होता है, और वो भी वाया सर्टोली सेल होता है, डायरेक्ट स्टिमुलेट नहीं कर सकता। यानी ना तो टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस पर, न ही एफएसएच का डायरेक्ट इफेक्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस पर। स्पर्मेटोजेनेसिस पर डायरेक्ट इफेक्ट सिर्फ सर्टोली सेल का होता है, वो भी लास्ट स्टेज पर होता है। ये बात समझ में आ गई? तो ये आपको क्लियर करना जरूरी था। तो फिलहाल एनसीईआरटी बुक ने तो ये बात सही लिखी है कि एफएसएच सर्टोली सेल पर असर करके स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, और दूसरी जो बात उसने लिखी है कि जो लेडिक सेल से एंड्रोजेंस निकलते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। ये भी सही है, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं है। इसको भी बोलना चाहिए कि एंड्रोजन भी सर्टोली सेल के थ्रू ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, वो भी लास्ट स्टेप को ही। बस यही मैं कहना चाह रहा था। तो ये हो गया हार्मोनल इन्फ्लुएंस। और इसमें एक ध्यान रखेंगे कि जितने भी स्टेजेस बनते हैं वो मान लीजिए सर्टोली सेल से वो सब अटैच रहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के। तो ये भी एक डायग्राम आप ध्यान रखिएगा कि चाहे वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज हो, ठीक, या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज हो या स्पर्मेटिड स्टेज हो, आप देख रहे हैं सभी स्टेजेस जो है वो सर्टोली सेल से अटैच है, और सर्टोली सेल इनको रिलीज करती है स्पर्म को, ठीक है, और इससे फ्लूइड निकलता है, और उसी फ्लूइड में तैरते हुए ये स्पर्म आगे जाता है, क्योंकि स्पर्म खुद नहीं तैर सकता, स्पर्म पैसिवली फ्लोट करता है। तो फ्लूइड नहीं निकलेगा तो स्पर्म आगे कैसे बढ़ेगा? अपनी पूंछ, और पूंछ चाहिए और फ्लूइड चाहिए, अगर पूंछ भी हिलाना है उसको तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे फ्लूइड को वो आगे की तरफ प्रोपेल करता है, तो स्पर्म भी आगे चला जाता है सेमिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर, इसी को स्पर्मिएशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो सर्टोली सेल है, आप देख रहे हैं
इस सर्टोली सेल से ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी हम इसमें चिपका रहता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी चिपका रहता है, इससे स्पर्मेटिड भी चिपका रहता है, ठीक है ना, और इससे फिर स्पर्म्स भी चिपके रहते हैं, स्पर्म का हेड इसी में एम्बेडेड रहता है, और बाद में सर्टोली सेल से स्पर्म हेड अलग हो जाता है, मतलब पूरा स्पर्म अलग हो जाता है, और फिर ये फ्लूइड में पैसिवली फ्लूइड करते हुए सेमिनिफरस टिश्यू से बाहर चला जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनते हैं, ये तो क्लियर हो गया कैसे बनते हैं, और हार्मोन्स किस तरह से इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर। देखिए स्पर्म में 4 पार्ट होते हैं। स्पर्म में हेड होता है, उसके बाद नेक छोटा सा होगा उसके नीचे, फिर उसके नीचे मिडल पीस होगा, ठीक है, और सबसे नीचे टेल होगा। तो हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, ये 4 पार्ट होते हैं स्पर्म में। तो जब हम हेड बनाएंगे तो उसमें आपको एक ट्रायंगुलर हेड होगा, और उसमें उसके नीचे एक नेक आपको दिखेगा, उसके बाद ये मिडिल पीस दिखेगा, और मिडिल पीस के बाद फिर ये टेल दिखेगा, ठीक है, ये टेल। तो ये हो गया स्पर्म का स्ट्रक्चर। और स्पर्म एक सेल है, स्पर्म इज अ सिंगल सेल, और हर जैसे कि हर एनिमल सेल की बाउंड्री होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो स्पर्म भी पूरे तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल स्पर्म। तो स्पर्म इज अ सेल, ठीक है, और द होल स्पर्म is enveloped by plasma membrane, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक की लाइनिंग है, ठीक। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, तो काली लाइन हमने बनाया है, स्पर्म के बॉडी की जो आउटलाइन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और स्पर्म का ये जो पार्ट है इसको हेड कहेंगे। सो दिस पार्ट इज हेड, पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं इसको नेक कहा जाता है, ठीक। और ये जो पार्ट है इसको मिडल पीस कहा जाता है, दिस इज मिडल पीस, ठीक। और उसके बाद ये जो पार्ट है इसको टेल कहा जाता है, और इसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म भरा होता है। एक सेल है तो सेल में होता क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया स्पर्म के 4 पार्ट, क्लियर हो गया। अब देखें जो इसका हेड वाला पार्ट होता है उसमें क्या क्या होता है। तो जो इसका हेड वाला पार्ट होता है उसमें एक इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस होता है। जनरली न्यूक्लियस गोल होता है, लेकिन इसके हेड वाले पार्ट में इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस होता है। तो इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस आप बना लेंगे हेड वाले पार्ट में, इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस। तो हेड वाला पार्ट में इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और जो टेल वाला पार्ट होता है, जो टेल वाला पार्ट होता है, सॉरी हेड वाले पार्ट में ही इस इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस के ऊपर आपको एक एंजाइम से भरा हुआ बैग होता है जिसको एक्रोसोम कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि एक्रोसोम जो है वो क्या करता है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के इंटीरियर एंड पर होता है। तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। और एक्रोसोम में एंजाइम्स भरे रहते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक्रोसोम ये फिल्ड विथ एंजाइम्स that help in fertilization of ovum, that helps in fertilization of ovum, तो ओवम के फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। तो 2 चीजें पाई जाती हैं हेड में, न्यूक्लियस और उसके ऊपर कैप लाइक एक्रोसोम। और न्यूक्लियस यहाँ पर इलॉन्गेटेड होगा, जनरली न्यूक्लियस सर्कुलर होता है लेकिन इसका न्यूक्लियस इलॉन्गेटेड होता है, ठीक। अब इसके बाद फिर जो नेक होता है, नेक वाले पार्ट में एनसीईआरटी बुक में नहीं मेंशन किया है, इसमें 2 सेंट्रीओल होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाला सेंट्रीओल को प्रॉक्सिमल सेंट्रीओल कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के समय इस सेंट्रीओल को दे दिया जाता है ओवम को, ठीक है ना।
ताकि जाइगोट में क्लीवेज हो सके। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो इसको लिख लेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नेक वाले पार्ट में, और उसी के पीछे डिस्टल सेंट्रियोल होता है। 2 सेंट्रियोल होते हैं स्पर्म में, डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, इट इज प्रोवाइडेड टू ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और जब स्पर्म ओवम फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट में जो सेंट्रियोल आया वो किसने दिया? स्पर्म ने दिया। वो कौन सा सेंट्रियोल था? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो इट इज provided to ovum during fertilization। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान ये ओवम को प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, और ये आगे चल करके जाइगोट के क्लीवेज में हेल्प करता है, पार्टिसिपेट इन क्लीवेज ऑफ जाइगोट, ठीक। और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, इसी से एक्सियल फिलामेंट निकलता है। 9+2 अरेंजमेंट याद रखिए, फ्लैजेला और सीलिया में होता है ना, सेल में जब आप पढ़े होंगे, तो यही 9+2 जो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है वो इसी डिस्टल सेंट्रियोल से निकलता है, और वो टेल मिडिल पीस से होते हुए टेल में चला जाता है। तो हम यहाँ पर ऐसे एक लंबा सा एक्सियल फिलामेंट बनाते हैं जो डिस्टल सेंट्रियोल से निकलता है, मिडिल पीस से होते हुए वो टेल में चला जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पंचर करके बाहर भी थोड़ा निकल आता है। यानी स्पर्म का इतना हिस्सा जरूर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, ठीक है ना। इसको एंड पीस कहा जाता है, टेल का एंड पीस। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं लंबा सा, ये डिस्टल सेंट्रियोल से निकला है। तो लिख लेंगे आप गिव राइज टू, ये एक तरह से बेसल बॉडी का काम करता है। सीलिया फ्लैजेला के बेस पर जो बेसल बॉडी होते हैं वही एक सेंट्रियोल भी होते हैं। तो ये बेसल बॉडी है। तो गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का एक्सियल फिलामेंट को ये जनरेट करता है, और एक्सियल फिलामेंट 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट दिखाता है। ये सेल चैप्टर में जब आप सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो वहां पर ये आपको समझ में आएगा। तो एक्सियल फिलामेंट, और एक्सियल फिलामेंट जो है वो किसके थ्रू होके गुजरता है? मिडिल पीस में देखिए, मिडिल पीस से एक्सियल फिलामेंट गुजरा और टेल से गुजरा। तो एक्सियल फिलामेंट पासेस थ्रू मिडिल पीस, ठीक है, एंड टेल। तो एक्सियल फिलामेंट किस हिस्से में होता है? मिडिल पीस और टेल में होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। और टेल को हिला करके ही स्पर्म में मोटिलिटी आती है। तो टेल का फंक्शन आपको समझ में आ गया, व्हाट इज रोल ऑफ टेल। तो टेल से मोटिलिटी मिलती है, यानी स्पर्म में मूवमेंट आता है टेल की वजह से। तो अगर स्पर्म में टेल ना रहे तो इस फ्लूइड में मूव ही नहीं कर पाएगा स्पर्म। तो टेल बहुत जरूरी है, और टेल बनाने के लिए एक्सियल फिलामेंट जरूरी है। और एक्सियल फिलामेंट में कौन सा अरेंजमेंट होता है? 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है। मतलब अगर आप एक्सियल फिलामेंट का सेक्शन काटे हैं तो एक्सियल फिलामेंट के सेक्शन में आपको 9 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको बाहर मिलेंगे। ऐसे ये सेक्शन काटा गया बेटा, ऐसे। तो ऐसे लंबे लंबे माइक्रोट्यूब्यूल्स, दो ऐसे 9 माइक्रोट्यूब्यूल आप बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ही दिख रहा है, लेकिन आपको ऐसे 9 बनाने हैं, और सेंटर में 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल बना देने हैं। तो ये जो 2 है वो सेंटर वाले 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और जो 9 है वो 9 डबलेट्स है। बाहर मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल चिपके हुए हैं, ऐसे 9 होंगे बाहर। तो 9 डबलेट्स और 2 सिंगलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है एक्सियल फिलामेंट में, ठीक है। ये सेल चैप्टर में आपको मिलेगा। तो ये हो गया एक्सियल फिलामेंट के बारे में। ये जो मिडिल पीस होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं बहुत सारे होते हैं, और आपस में चिपक करके वो इस एक्सियल फिलामेंट के चारों स्पाइरल बनाते हैं। तो आप ऐसे बना देंगे माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से आप, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट होता है बेटा ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल का, अच्छा लगता है। इसको अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा व्यू आता है इसका, ठीक है, अगर नसीब हुआ देखने का तो। उतना मेहनत करो, उतनी पढ़ाई करो तो जरूर देख पाओगे। तो ये हो गया।
ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है। तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है। तो मैं यहाँ लिख दूं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, मिडिल पीस को लिखा ही हुआ है। अच्छा, नेक में कितने सेंट्रीओल होता है बेटा? 2 सेंट्रीओल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अब मिडिल पीस की बात करें, मिडिल पीस में एक्सियल फिलामेंट गया बीच से और उसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। और माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। तो फ्लैजेला या टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी, ये ध्यान रखेंगे आप कि स्पर्म की मोटिलिटी के लिए जरूरी होता है एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर मूवमेंट ऑफ टेल, एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल, फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। तो पूंछ के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जो कवरिंग बनाता है एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर, तो उसकी जो शीथ होती है, भाई कोई चीज अगर लपेटी हुई है किसी चीज के चारों ओर तो उसकी जो एक शीथ होगी ना, उस शीथ को नेबन कर्न कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, माइटोकॉन्ड्रियल शीथ को ही नेबन कर्न भी कहा जाता है, नेबन कर्न, NEBN-KERN, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है बट नीट एग्जाम में आ चुका है ये टर्म। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल के बारे में। और उसके बाद टेल वाला जो पार्ट होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि मोटिलिटी के लिए जरूरी होता है। और ये मेन पीस होता है और ये एंड पीस होता है टेल का। एंड पीस में आप देखेंगे कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, छोटा सा होता है। और ये मेन पीस होता है टेल का, मेन पीस होता है, बड़ा होता है, ये लंबा होता है और एंड पीस छोटा होता है। ये नेकेड होता है, इसमें कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको लपेटे हुए नहीं रहती, लेकिन मेन पीस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन लपेटे रहती है। तो इस तरीके से जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो आपको समझा दिया गया है, ठीक। अच्छा, अब कितना स्पर्म होता है सीमेन में, हमने बताया था कि स्पर्म जो है वो सेमिनल प्लाज्मा के साथ निकलता है और स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा को मिला के क्या बोलते हैं? सीमेन। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो स्पर्म होता है प्लस सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है ना, उन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? सीमेन कहा जाता है। ये हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं।